नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जेल प्रहरी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में जो उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर रह गए थे कुछ, वो हम सब सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अगर वो पेपर हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। और सबसे पहले इस आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ और वो 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। हो चुका आगाज रण हो चुका आगाज रण पथ बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इस समय में भी जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पेपर उसको ही निकालना है और उसका ही निकलेगा। क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मायूस होके घर पे बैठ गए हैं कि जब कोचिंगें खुलेंगी तो हम ऑफ़लाइन जाएँगे, एक कमरा किराए से लेंगे, फिर बैग खरीदेंगे या बैग कोचिंग से मिल जाएगा, उसमें हम 4 किताबें रखेंगे, फिर क्लास में जाके बैठेंगे, फिर सर हमको बताएँगे कि आओ हम तुमको सेलेक्ट कराते हैं। तो इतने आसरे में मत रहिए, आप समय को खराब मत कीजिए। अभी जो भी व्यवस्थाएँ हैं हमारे पास, उन व्यवस्थाओं से पढ़ना चालू कीजिए और कोचिंग जब खुलेंगी ये तब की बात है, ठीक है? क्योंकि देखिए संसार कभी रुकता नहीं है, इतने बड़े लॉकडाउन में भी लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया और पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है? और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसीलिए किसी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, जो भी सुविधाएँ आपके पास हैं, जितनी भी हैं, उनसे आप पढ़ना चालू करें, ठीक है? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको जेल प्रहरी में जो सवाल आए थे, वो 20 सवाल डिस्कस करने वाले हैं और वो 20 सवाल कम से कम समय में हम खत्म कर देंगे, ठीक है? तो आज का पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या? पहला सवाल ये है, आगे निकल गया था, पीछे ले आए और फिर ये पेन की ज़रूरत थी, तो पेन भी ले लिया। पहला सवाल आपका है, अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणक होते क्या हैं। अभाज्य गुणक का मतलब कुछ भी नहीं है, अभाज्य गुणक का मतलब होता है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरीके से बहुत सारी संख्याएँ अभाज्य होती हैं, जिनमें मतलब 1 का या स्वयं का भाग चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। अब वो हमसे कह रहा है 486 को व्यक्त करना है, तो 486 के कौन से गुणक होने चाहिए? सिर्फ़ अभाज्य। 486 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर किससे भाग जाएगा? 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 30 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 30 साते 21, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिरका 9, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। अब भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आप बताओ कितना आया? पहला गुणनखंड आया 2, ये अभाज्य है क्या? हाँ है। तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 1 गुणे 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्या लिख देंगे? 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 5। तो आपने देखा कि 486 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और ऐसा कोई ऑप्शन में है? बोले हाँ है। कौन सा है? दूसरा। बस बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, दिए गए कथन को बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है, तो हम जोड़ देंगे, हम भी रहमान बन जाएंगे, 52 प्लस p कर देंगे। उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है, तो ये जो योग है इसको किससे गुणा कर रहा है? वो 8 से, तो 8 से गुणा कर दिया और यह गुणनफल के रूप में 628 देता है। मतलब ये जो आप गुणा करते हैं तो ये कितना देता है? बराबर में 628। बस अब आप बताओ कि ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको कि 8 गुणे 52 प्लस p बराबर 628? तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है 8। देखिए ये गुणा में ही है, तो 8 गुणे p प्लस 52 या 52 प्लस p एक ही बात है, बराबर कितना है? 628। तो इसका सही आंसर होगा चौथे वाला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, -30 प्लस लगा है और कोष्टक में अगर माइनस है तो ये -30 ही हो जाएगा, भागे 10, और ये -30 और माइनस है, फिर माइनस का 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 30 और गुणे क्या है? माइनस के 2। बोलो बात यही है। आप बताओ, पहले भाग देंगे तो आप बताओ, -30 तो -30 रहेगा, 10 का भाग अगर देंगे तो 10 तिया 30, तो कितना आएगा? 3। आप बताओ, -2 का गुणा अगर 30 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 60, 60 और 3 63 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 93, मतलब 93। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है कि माइनस के 3 और 5 किस चतुर्थांत में है या किस चतुर्थांत में निहित हैं? तो आपको मैं बता दूं कि -3 ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ।
ऐसे अक्ष होते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको भी क्या बोलते हैं, एक्स, और इसको वाई। ये एक्स अक्ष धनात्मक होता है, ये एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है, ये वाई अक्ष धनात्मक होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये पहला चतुर्थांश है। तो आप बताओ इसमें एक्स क्या है, धनात्मक है, बोलो है कि नहीं है, और वाई क्या है, धनात्मक है, तो आप बोलोगे प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में क्या है, एक्स देखो माइनस है और वाई क्या है, प्लस है, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स और प्लस वाला वाई। और तीसरे में क्या है, माइनस एक्स और नीचे क्या है, माइनस के वाई, तो इसमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस। और चौथे में क्या मिलेगा, प्लस और माइनस, क्योंकि एक्स देखो प्लस में है और वाई क्या है, माइनस में। तो आप मुझे बताओ कि हमसे पूछ रहा है -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा। तो आप बताओ कि एक्स क्या है, माइनस, और वाई क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, द्वितीय चतुर्थांश में इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 4 की घात 16 लिखेंगे, भाग किससे देना है, 5 से। हमसे पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमें निकालना है। शेषफल निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, आप बताओ। 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। 5 माइनस 1 की घात 16 और बटे कितना, 5। आप बताओ 5 का भाग 5 में तो पूरा पूरा चला जाएगा। जब भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन -1 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो -1 बचेगा शेषफल। और घात कितनी है, 16, तो -1 की घात 16 क्या होगा, शेषफल। लेकिन आप देखो घात क्या है, सम संख्या है, तो माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आप बताओ 1 की घात 16 करें, 17 करें या 1000 करें, तब भी 1 का आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। शेषफल कितना आएगा, 1। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। सवाल है, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो 40,000 गुना दिखाता है। यदि इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु को देखा जाता है तो इसके वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर 5 सेंटीमीटर, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, 5 सेंटीमीटर वाले को कितना दिखाता है वो, 40,000 गुना। कितना दिखाता है, 40,000 गुना। बोलो दिखाता है कि नहीं दिखाता है। मतलब अगर कोई चीज 5 सेंटीमीटर की है तो उसको वो 40,000 गुना बढ़ा के दिखाएगा। तो वैसे ही अगर कोई चीज 1 सेंटीमीटर की भी होगी तो उसको कितना गुना ज्यादा दिखा देगा, वो 40,000 गुना ही दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो उसको छोटा दिखाएगा। भाई कोई माइक्रोस्कोप है, अगर 5 सेंटीमीटर की आप कोई वस्तु देखते हो और उसको वो 40,000 गुना दिखा रहा है, तो आप उससे कोई भी वस्तु देखोगे तो कितने गुना दिखाएगा, वो 40,000 गुना ही दिखाएगा। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि 2 मिलीमीटर लंबाई वाले, तो आपको मैं बता दूं, 2 मिलीमीटर लंबाई वाले को पूछ रहा है कि कितने गुना दिखाएगा वास्तविक आकार से। तो आप बताओ कि वास्तविक आकार कितना है, 2 मिलीमीटर है। इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो 4000 गुना दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, सेंटीमीटर को। तो 2 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे भाग देना पड़ेगा, 10 से। तो 2/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 सेंटीमीटर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या है इसका, ये इसका वास्तविक आकार है। भाई 2 मिलीमीटर को देखना है तो 2 मिलीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.2 सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा। और वो कह रहा है कि इसका विस्तारित आकार क्या होगा। तो आप बताओ कि 0.2 है, और अगर इसका विस्तारित निकालना है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी आकार को वो 40,000 गुना ही दिखाएगा। तो 0.2 गुणे कितना विस्तारित हो जाएगा, 40,000। आप बता 0.2 से 0.2 तो कट जाएगा। भाई ऊपर मैंने क्या लिखा, वास्तविक आकार, तो नीचे विस्तारित आकार, तो 0.2 से 0.2 कट जाएगा और क्या मिलेगा हमको, 1/40,000। बोलो मिलेगा कि नहीं। तो मैं कहता हूं एक जीरो से ऊपर गुणा कर दो और एक जीरो से नीचे गुणा कर दो। तो आप मुझे बताओ कि 10 बटे कितना हो गया, 4 लाख हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 10/4 लाख। तो 4 लाख को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 लाख। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बताओ 10 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2.5। और 1 लाख को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो कितने जीरो है, 5। बोलो है कि नहीं है। तो 5 जीरो है तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -5। तो आप बताओ आंसर क्या आएगा, 2.5 गुणे 10 की घात -5। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल है, 11p प्लस, देखिए 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 11p प्लस 5q माइनस 12r। दूसरी है 4pq प्लस 3q। और तीसरी है 4q माइनस 16pq प्लस 6p।
बस इनका योग पूछ रहा है। तो आप बताओ, पहले में 11p है, दूसरे में है क्या? नहीं है। तीसरे में है? हाँ है। तो 11p ये है और 6p ये है। तो आप बताओ 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17p। बोलो होगा? इसके बाद आ जाते हैं क्यू पे। तो 5q, 3q 8 और 4 12q। तो 17p प्लस 12q। आप पहले यहाँ देख लो, इनमें से कुछ मिल रहा है क्या? तो 12p, तो 12p तो नहीं है, 17p होना चाहिए। 17p इन दोनों में है, लेकिन q कितना है यहाँ पे? तो आप बोलोगे q तो है 12, लेकिन आप बताओ 12 इन दोनों में है क्या? नहीं, तीसरे वाले में है। किसमें? सिर्फ इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17p प्लस 12q। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीमीटर दूध ऊपर उठता है। ठीक है। आप बताओ कि मान लो ऐसा कोई एक बीकर होगा या कोई गिलास है, इसमें मान लो ऐसा पानी भरा हुआ था। ठीक है। आपने मान लो एक टुकड़ा इसमें डाला, तो इसका लेवल ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं? तो मैंने कहा कि ये जो लेवल बढ़ गया, ये कितना है? 2 मिलीलीटर इतना बढ़ गया। तो आप बताओ कि अगर आपने एक टुकड़ा डाला तो कितना बढ़ा? 2, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो इसकी वही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। लेकिन जैसे ही आप टुकड़ा डालोगे, तो एक टुकड़ा डाला तो कितना बढ़ गया? 2। आप बताओ कि जैसे ही आप एक और टुकड़ा डालते, 2 और बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बोलो बढ़ता कि नहीं बढ़ता? और मान लो आप एक और टुकड़ा डाल देते, तो फिर कितना बढ़ता? फिर भी 2 बढ़ता। बोलो बढ़ता कि नहीं? तो बस सवाल में भी हमसे यही पूछ रहा है कि 6 मिलीलीटर उठाने के लिए कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी। तो आप बोलोगे एक टुकड़ा डालते हो तो 2 मिलीलीटर उठता है, दूसरा डाल देते हैं तो 4, और तीसरा डालते हैं तो 6। तो आप बताओ कि 6 मिलीलीटर जैसे ही हमने उसको उठाया, तो कुल कितने टुकड़े डालने पड़े? तो आप बोलोगे 3 टुकड़े हमको डालने पड़ेंगे। इस सवाल में कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई बेसिक से करेंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3 टुकड़े। भाई आप डायरेक्ट समझो कि एक गिलास में 2 मिलीलीटर का जैसे ही आप एक टुकड़ा डालते हैं, तो सॉरी, एक टुकड़ा डालते हैं 3 सेंटीमीटर का, तो 2 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है। और उठाना कितना है? 6। तो एक टुकड़े से अगर 2 उठ रहा है, एक टुकड़े से कितना उठ रहा है? 2। और उठाना हमको 6 है, तो टुकड़े कितने डालने पड़ेंगे? 3। आप बेसिक से भी करके देख लेना, इसका आंसर 3 ही आएगा। बोलो बात क्लियर है? तो बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से ही बता देता हूँ। बेसिक से कुछ नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है? हमारा आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप एक टुकड़े की बात करें, तो टुकड़ा कितना है? 3 सेंटीमीटर का है। कितने कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का। तो आप बताओ कि जो शक्कर का या चीनी का टुकड़ा होता है, तो वो तो क्या होता है? घन आकार का होता है। तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 3। तो ए का मान अगर 3 है, तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। आप बोलोगे 27 घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा। बोलो यही होगा कि नहीं? एक टुकड़े का आयतन कितना होगा? 27 घन सेंटीमीटर। अब आप मुझे खुद बताओ कि जैसे ही आप एक टुकड़ा डालोगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप बताओ ऊंचाई कितनी उठी? तो आप बोलोगे 2। बोलो उठी कि नहीं उठी? एक टुकड़ा जैसे ही आपने डाला, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी। ऊंचाई कितनी उठी? 2। तो आप बताओ एक टुकड़ा डालने के कारण जो आयतन ऊपर आएगा, भाई आप एक बात सोचो, जैसे ही आपने एक टुकड़ा डाला, तो ये स्थान इतना ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये जो आपने पानी ऊपर आ गया है, तो ये जो पानी ऊपर आया है, ये क्या है? ये उतना ही पानी ऊपर आएगा जितना उस टुकड़े का आयतन होगा। भाई आप इसमें एक टुकड़ा डालोगे, तो टुकड़ा ये जगह घेर लेगा, तो ये घेरेगा तो इतना ही तो पानी ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? तो इस जो पानी है, इसका आयतन क्या होगा? ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी, ऊंचाई कितनी हो गई? 2। तो मैंने बोला कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये किसके बराबर होगा? 27 के होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब आप मुझे बताओ कि आपको बनाना कितना है। आप बोल रहे हो हमको चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई कितनी चाहिए? 6। तो आप बताओ कि एक टुकड़ा अगर आप डालते हो तो आयतन इतना आता है, और आपको आयतन चाहिए कितना है? ये वाला चाहिए। तो आप बताओ कि इससे अगर हम भाग दे दें तो पता चल जाएगा कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक टुकड़े का आयतन कितना है? या तो 27 है, या फिर एल गुणे बी गुणे 2 है। तो अपन भाग दे देंगे एल गुणे बी गुणे 2 से, तभी तो एल और बी कटेगा, तो ये कट जाएगा, और 6 में 2 से भाग देंगे तब भी कितना आएगा? 3 टुकड़े ही आएगा। ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि एक टुकड़ा डालते हो तो कितना बढ़ जाता है? 2। और बढ़ाना कितना है? 6। तो कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि एक मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है, और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या ज्ञात करें। 3 किलोग्राम का मतलब होता है 3000 ग्राम। कितना होता है? 3000 ग्राम। एक मछली का वजन कितना है? 150। तो 150 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 20। तो मछलियों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। आगे बढ़ जाते हैं।
21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार डिस्क की परिधि। तो देखिए परिधि हमको निकालनी है, परिधि बराबर होगा 2πr। 2 तो 2 है, पाई का मान क्या होगा 22/7, और आर का मान क्या है, आर दिया गया है 21, तो बस 21 से गुणा कर दो। 7 या 21, 3 का गुणा करेंगे 22 से, 22 या 66, और 66 दूनी 132 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी परिधि होगी। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पास 750 रुपए शेष बचते हैं। आप बताओ अगर 75% खर्च कर दिया तो बचना कितना चाहिए 25%, लेकिन बचा कितना है 750, तो 1% का मान कितना होगा 30। तो आप भी जानते हैं 100 निकालने के लिए दो दो जीरो बढ़ाने हैं और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा इसका 3000, जो फाइनल आंसर इसका चौथा वाला। अगला सवाल, अमल को एक मोटरसाइकिल की जरूरत है, कितनी कीमत चाहिए 92,750, और उसके पास है कितने 87,150। तो पूछ रहा है कि खरीदने के लिए कितने और पैसे चाहिए, जीरो। जीरो भाई, इतने पैसे हैं, इतने पैसे की आनी है, और पैसे हाथ में कितने हैं इतने हैं। तो पूछ रहा है और कितने पैसे चाहिए, तो घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया जीरो, 7 में से 1 गया 6, और 12 में से 7 गया 5, 8 में से 8 गया जीरो। तो कितने पैसे चाहिए 5600। बिल्कुल जोड़ने घटाने वाले सवाल आ रहे हैं, बताओ। एक छात्र 9:40 पे विद्यालय जाता है और 4:15 पे आ जाता है, तो आप बताओ कि 9:40 पे अगर गया और आया कब 4:15 पर, तो ये इनके बीच का समय कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 9:40 से अगर 4:40 होता तो हम जल्दी जोड़ घटा लेते। तो मैं कहता हूं आप 3:40 तक चले जाओ। कहां तक जाना है यहाँ से 3:40 तक। तो 9:40 से अगर आप 3:40 तक जाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे 6 घंटे होंगे कि नहीं होंगे। तो 3:40 तक चले गए, फिर आप अगर 20 मिनट और जोड़ोगे तो 4 बज जाएंगे, और लेकिन 4 नहीं बजाने, कितने बजाने हैं 4:15, मतलब 4:15। तो आप जानते हैं कि 20 मिनट और जोड़ने थे लेकिन 15 और हैं, तो कितने हो जाएंगे 6 घंटे 35 मिनट। ये आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना कि 9:40 से लेके 4:15 के बीच में कितना समय होगा, तो 6 घंटे 35 मिनट होगा। लेकिन वो कह रहा है आने जाने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। कितना 30 मिनट। तो आप बताओ 30 मिनट अगर घटा देंगे तो 6 घंटे, और 35 में से 30 मिनट जाएगा तो कितने मिनट आएंगे 5 मिनट। तो 6 घंटे 5 मिनट इसका फाइनल आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल है, एक 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना। तो एक बार बताओ, मैंने कहा 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक है, मैंने मान लिया XYZ, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, जिसका पहला अंक है X, दूसरा अंक है Y, और तीसरा अंक है Z। तो आप जानते हैं कि लास्ट में जो अंक होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं, ये दहाई का अंक होगा और ये सैकड़े का अंक होगा। तो इनको मैं थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, ये सैकड़े का अंक है, ये दहाई का, और ये इकाई का अंक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है। तो सैकड़े का अंक तो ये है, बोलो है कि नहीं है। तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा। फिर वो कह रहा है तथा इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। तो ये वाला जो अंक है वो सैकड़े के अंक का कितना है 4 गुना। तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 4 होगा। फिर वो कह रहा है इसके अलावा सभी अंकों का योग कितना है 16। तो आप बताओ कि सभी अंकों का योग कितना दे रहा है हमको 16 दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है 16। लेकिन अगर हम देखें तो 4 3 7 और 1 कितना होगा हमारे हिसाब से मिटाना पड़ेगा यार इसको थोड़ा। खैर कोई नहीं, मिटा देते हैं, अपने पास रबड़ है, देखो ये अपन ने मिटा दिया। ठीक है, और वापस से अपन पेन ले लेते हैं, ये पेन अपन ने ले लिया। देखिए अगर हम देखें तो हमने देखा कि ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 3 7 और 1 8। अंकों का योग कितना होना चाहिए 8, लेकिन योग कितना है 16। तो 8 का मतलब 16 है, तो 1 का मतलब 2, तो 1 का मतलब 2 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2, और दूसरा 2 तिया 6, और 2 चौके 8। तो आप बताओ संख्या कितनी आई 2 6 8। बस यही आंसर है, 2 6 8 किस में, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए असीमित या कई हल होंगे। असीमित जब हल होते हैं तो आपको याद होना चाहिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2, और बराबर होता है C1/C2। तो आप बताओ कि A1 A2 ले लेते हैं, के भाई x का गुणांक लेना है, x का गुणांक k है, और यहाँ पे कितना है 21, बराबर कितना हो जाएगा 3/y का गुणांक कितना है k+2। आप अगला वाला नहीं भी लेंगे तब भी आ जाएगा। तो आप जानते हैं त्रियक गुणा यहां से करेंगे तो इसका इसका गुणा हुआ तो k² प्लस कितना हो जाएगा 2k,
और ये 21 दिया 63 बराबर में आएगा, लेकिन इस साइड ले आएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और बराबर 0। बस इसके गुणनखंड करने हैं तो के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 9k और माइनस के 7k और माइनस के 63 बराबर 0। ये गुणनखंड आपको आने चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, और नहीं भी आते होंगे तो आप कमेंट से बताना, तो मैं अलग से आपको गुणनखंड भी बता दूंगा। तो k अगर कॉमन लेंगे तो k बचेगा, प्लस का 9 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो k और प्लस 9 बराबर 0। तो k माइनस 7 आएगा एक गुणनखंड, और दूसरा आएगा k प्लस 9 बराबर 0। तो k के दो मान आएंगे, एक आएगा k बराबर 7 और एक आएगा -9। तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, k का मान 7। अगला सवाल कह रहा है कि 323431061641 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए इतनी बड़ी संख्याएं जब भी एग्जाम में आ जाती हैं तो वो आपसे वर्गमूल नहीं निकलवाना चाहता, वो आपको जानना चाहता है कि आपको कुछ अच्छे तरीके आते हैं या आपको बेसिक अप्रोच पता है। तो आपको एक बात समझनी है, पहले सबसे पहले आप अंक गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अंक है, 10 अंकों की संख्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जब 10 अंकों की संख्या होती है तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो अंक कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। कितने, 5 अंक आएंगे। तो आप बताओ 5 अंक हैं क्या, है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें है, हाँ ये भी हो सकता है। अब देखो वर्गमूल अगर लेना है तो इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो एक बात याद रखिए कि इकाई का अंक अगर 1 है तो जब भी इकाई का अंक 1 होगा और अगर आप उसका वर्गमूल लेंगे तो या तो 1 आएगा इकाई का अंक, या फिर क्या आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। क्योंकि देखिए 1 का वर्ग आप करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। तो आप बताओ इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 किस में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो आप बताओ 343 तो बेसिक है, 7 की घात 3 होता है। भाई घन होने का मतलब है कि घात 3 होना कंप्लीट, या 3 होगा या 3 के मल्टीपल में, या घात देखो 3 होना चाहिए या फिर 6 या फिर 9। इस तरीके से होगा तो वो तो पूर्ण घन होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। तो जैसे 343 है तो ये तो 7 की घात 3 होता है, ठीक है, तो ये तो पूर्ण घन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, पूर्ण घन नहीं है। तो आप बताओ कि अगर मैं कहता हूं 10 की घात 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 10 की घात 3 तो 1000 होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर 3 जीरो हैं तो 3 जीरो तो घन बनाते हैं, बोलो बनाते हैं कि नहीं। तो सीधी सी बात है कि इस 3 जीरो को हम काट देंगे तो ये तो घन खत्म हो गया। अब 27 के घन है तो आप बोलोगे 27 का मतलब तो 3 की घात 3 होता है, तो ये भी घन हो गया। आपसे मैं कहता हूँ 64 का क्या करते हैं, तो आप बोलोगे 3 जीरो काटते हैं, 64 घन है, तो आप बोलोगे ये 4 की घात 3 है, तो ये भी घन है। लेकिन 1 2 3 काटा तो आप बताओ 80 किसी का घन होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं होता है भैया, तो ये घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 गुणे 10 की घात 4, 4। तो आप बताओ 10 की घात 4 करेंगे तो सीधी सी बात है कि 4 जीरो आने हैं। 6 गुणे 10 की घात 3, तो आप बताओ कितना आना है, 3 जीरो आने हैं। 5 गुणे 10 की घात 3, तो आप जानते हैं 5000 आने हैं, बोलो आने हैं। फिर इसके बाद 4 गुणे 10 की घात 1, तो आप जानते हैं 40 आएगा। 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, और 5 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5, और लास्ट में कितना है, 3। बस इन सबको जोड़ना है, तो कितना आएगा, 5 और 3 8, ये कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 0, 6 5 11 की 1, हाथ से लगी 1, तो 7 और 1 8। तो आंसर क्या होगा, 81 0 48। तो आप बताओ 81 0 48 किस में दिख रहा है, इसमें है क्या, नहीं है। 81 0 48 इसमें दिख रहा है कि नहीं, तो ये हो सकता है अभी, ये इसमें है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता। 81 0 48 है क्या, नहीं, ये तो 45 है, तो ये भी नहीं होगा। और आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखो उसने कुछ नहीं किया, पॉइंट लगा दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.1048 और गुणे 10 की घात 4, क्योंकि 10 की घात 4 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला सवाल है 4 की घात 2x बराबर 1/128। बोलो यही सवाल है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो आप बताओ 2 की घात 2 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर पहले से 2 की घात, सॉरी, 2x की घात पहले से लगी हुई है। भाई 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, लेकिन ऊपर पहले से 2x है तो घात के ऊपर घात में गुणा हो जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, 1/128 का मतलब होता है 2 की घात 7। कितना होता है, 2 की घात
7। तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 की घात 4x, भाई 2 का गुणा होगा 2x से तो कितना आएगा 4x, और ये 2 की घात 7 जब ऊपर जाएगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा माइनस के 7। आप बताओ आधार समान है कि नहीं है, तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे 4x बराबर माइनस के 7, तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस के 7/4। तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 7/4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। ठीक है। आखिरी सवाल है कि माइनस के a/b गुणे c/d बराबर कितना है 1। तो हमसे पूछ रहा है कि c/d बराबर क्या होगा। तो आप बताओ कि अगर c/d यहां से निकालें तो क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि ये b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आएगा और माइनस का चिन्ह रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं। तो c/d बराबर हमको क्या मिलेगा माइनस के b/a। अब देखते हैं ऑप्शन। तो उसने पहला ऑप्शन बोला है कि माइनस a/b की गुणात्मक पहचान। तो c/d बराबर कोई ऐसा तो है नहीं a/b है। फिर दूसरा ऑप्शन है b/a, तो b/a भी नहीं है, माइनस की b/a है। फिर कह रहा है कि माइनस के a/b का व्युत्क्रम। तो आपको मैं बता दूं कि माइनस a/b व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो माइनस a/b का क्या हो जाएगा b/a, तो माइनस ही है। भाई उल्टा माइनस का प्लस मत कर देना। व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर a/b लिखा तो उसको b/a लिख सकते हैं। तो b/a लिख दिया और माइनस था तो माइनस कर दिया। तो आप बताओ क्या ये c/d के बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। बोलो बात क्लियर है। आज के लिए बस इतना काफी है। इतना आपको पढ़ना है और मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल जो मैंने कराए हैं ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट से बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये तो आपको पता है, ये तो रोज की बात है, करनी ही है आपको बिना कहे। ठीक है। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।